जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 उसका, आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। तो कौन सा है लेसन हमारा? वर्ण विचार। वर्ण के विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वर्ण की परिभाषा हमने क्या जानी थी? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं ये जाना था हमने। स्वर और व्यंजन कितने वर्ण के भेद कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने हैं? 11। क्या है ये? स्वर। और बाकी जो है श्याम और अह इन्हें हम क्या कहते हैं? ये अयोगवाह है। क्या है ये? अयोग वाह। ठीक। और जो अम है वह क्या होता है? अनुस्वार होता है। और विसर्ग जो है ना, अह जो है वह क्या होता है? विसर्ग होता है। अनुस्वार और विसर्ग। और इन दोनों के बीच में एक आता है अनुनासिक, जो अर्धचंद्र जिसका चिन्ह होता है। ये हमने पढ़ा था। आप फिर पढ़े थे हमने व्यंजन। व्यंजन में क्या था? वर्ग बने थे। कितने वर्ग? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। इनमें एक एक वर्ग में कितने वर्ण? 5 5 वर्ण। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या है? सब व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। और इनका जो अंतिम ये पांचवे जो वर्ण है इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो य र ल व है ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। और श श श श श स और ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ड़ और ढ। और आगत ध्वनियां होती है अ, ज और प। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। फिर हमने देखा था स्वर। स्वर हम किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है। फिर पढ़ा था अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? एक शिरोरेख के ऊपर बिंदु, ये होता है अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय जो वायु है ना, उच्चारण करते समय इसकी आवाज कहाँ से आती है? नाक से। इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक। जैसे रोमांचक, संदेह, संकेत, अलंकार और संभावना। आगे आता है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? ऊपर अर्धचंद्र, शिरोरेख के ऊपर अर्धचंद्र, इसको कहा जाता है अनुनासिक। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से और मुंह से, दोनों से होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक, है ना। तो पहुंचाना, आवश्यकताएं, औषधियों आदि। लेकिन जब हम बिना मात्रा वाले वर्ण के ऊपर इसे लगाते हैं तो अर्धचंद्र के रूप में लगाते हैं। लेकिन यदि किसी वर्ण में मात्रा है ना, और फिर हमको यदि नाक से और मुंह से आवाज निकले को, तो हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से बिंदु के रूप में। लेकिन ये होगा क्या? अनुनासिक, अनुस्वार नहीं होगा। ध्यान रखेंगे जब मात्रा के ऊपर अनुनासिक लगता है तो वह एक बिंदु के रूप में लगता है, लेकिन बिना मात्रा वाले वर्ण के ऊपर यह अर्धचंद्र के रूप में लगता है। आगे पढ़ा था हमने विसर्ग, है ना। विसर्ग का चिन्ह क्या है? 2 बिंदु। जो ऐसे 2 बिंदु होते हैं वह क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग को हम उच्चारण कैसे करते हैं? ह के रूप में करते हैं, है ना। जिसमें जिस वर्ण में यदि मात्रा नहीं है तो वहां उसका उच्चारण ह होगा। लेकिन यदि मात्रा है तो वहां क्या होगा? हा, है ना। छोटी ई की है तो वहां क्या होगा? ही। ठीक। ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है स्वरों की मात्राएं। हमने पढ़ी थी स्वरों की मात्राएं। अ को छोड़कर, है ना, अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ये सब क्या है? स्वरों की मात्राएं हैं। क्या है? स्वरों की मात्राएं, ओ और औ। ठीक। फिर है स्वरों का प्रयोग मात्रा व मूल रूप दोनों प्रकार से होता है। जो स्वर होते हैं उनका अलग अलग प्रयोग होता है, मात्रा के रूप में भी होता है और मूल रूप में भी होता है। जो र है उसमें यदि हमको छोटा ऊ की मात्रा लगाना है तो हम इस तरीके से नहीं लगाते हैं। उसमें क्या होता है? छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़ा ऊ की ऐसे लगती है।
इस चीज को ध्यान में रखेंगे। स्वरों के भेद, हमने स्वर के भेद पढ़े। कितने भेद होते हैं स्वर के? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। इनको बोलने में, बोलने के अनुसार या फिर इनके उच्चारण के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा है। ह्रस्व, इनको बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। फिर अब हम आज पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? हमने स्वर की परिभाषा देखी थी। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन किसे कहेंगे हम? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है ना, उसे हम कहेंगे व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। और सभी व्यंजनों में क्या होता है? अस्वर निहित होता है, यानी अस्वर मिला होता है। इनकी संख्या कितनी है व्यंजनों की? 33। कितनी संख्या है व्यंजनों की? 33। अब व्यंजनों के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ना, तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। किसे कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, जिह्वा, होंठ, तालु आदि का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं वर्णों को तो उनके उच्चारण करते समय जब जो वायु है वह मुख के विभिन्न भागों, किसको किसको? गले को, जीभ को, होंठ को, तालु को, सबको स्पर्श करती हुई यदि बाहर आए तो वह क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर म तक। क से म तक स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजनों के 5 मुख्य वर्ग है, जिनका नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों के कितने 5 वर्ग है? कितने वर्ग है? 5 वर्ग। और इन 5 वर्ग के आधार पर इनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में कितने? 5 वर्ण है। क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। और ऐसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में क्या होगा? प, फ, ब, भ और म। अब इनका जो अंतिम है, ये वर्ण है, 5वां जो वर्ण है वह क्या कहलाता है? पंचम वर्ण। क्या कहते हैं उसको हम? पंचम वर्ण। ये एक वर्ग का नाम कैसे पड़ा इसमें? ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों के सबसे पहले वाले वर्ण के हिसाब से इसका नाम पड़ा क वर्ग। इसका पहला वर्ण च है, इसलिए ये पड़ा च वर्ग। ये ट वर्ग क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ण ट है, इसलिए इसका नाम ट वर्ग। ऐसे ही त और प का भी है। तो अभी हमने क्या पढ़े? कौन से व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। अब इनको जरा बोल कर देखिए। स्पर्श व्यंजन की हमने परिभाषा क्या जानी थी? इनको बोलने में जो वायु होती है वो कंठ, जिह्वा, होठ और तालु इन सब को स्पर्श करके बाहर निकलती है। क, देखो अब कहाँ से आवाज आई? ख, ग। किसी में हमारी जिह्वा तालु को लग रही है, किसी में ग। फिर च, किसी में तालु के अग्रभाग में, किसी में होठ पे, जैसे प बोलेंगे तो होठ के द्वारा बाहर आ रही है ना। प, फ, ब, भ, म। ऐसे तो ये क्या है? मुख के आंतरिक जो भाग है उनको स्पर्श करती हुई बाहर आती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करती। ऊपर जो परिभाषा थी उसमें क्या था? मुख के सभी भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन है इसमें क्या है? जिह्वा जो मुख, जो वायु है हमारे मुख में से बाहर जब आती है तो वह किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करती हुई बाहर नहीं आती। ये एक संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। य, र, ल और व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म ऊपर जो हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी थी स्पर्श व्यंजन की? 25।
और ये कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख से तेज गति से रगड़ खाती हुई निकलती है, वह ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इन वर्णों को जब हम बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन को जब हम बोलते हैं, तो हवा क्या करती है, तेज गति से हमारे मुख से बाहर होती है और क्या करती है, रगड़ खाती हुई निकलती है ना। जैसे श, श, स और ह। तो रगड़ खाते हुई जब बाहर निकलती है वायु, तो वो क्या करती है, एक ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ठीक, अभी हमने 25 पढ़े स्पर्श व्यंजन, 4 पढ़े अंतस्थ व्यंजन और 4 पढ़े ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन, अब इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, जो ड़ और ढ है, ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, इन्हें शब्द के मध्य या अंत में प्रयोग किया जाता है। जो अतिरिक्त व्यंजन है ड़ और ढ, उनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में, है ना, इन्हें शब्दों से कभी भी शुरुआत नहीं होती है। ड म रू ऐसा नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं हम, ड म रू। इन जो वर्ण है ये ढ, ड़ और ढ, इनका प्रयोग हमेशा बीच में, जैसे सड़क लिखना है तो सड़क ना, पढ़ाई तो वर्णों के बीच में होता है, या फिर पढ़, या फिर कहाँ होता है, अंत में होता है। फिर आती है उसके बाद आगत ध्वनिया। आगत का मतलब बाहर से आई हुई, तो दो स्वर, सॉरी, अ ज और फ क्या है, आगत ध्वनिया है। अ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है, वह ज और फ ध्वनिया उर्दू भाषा से हिंदी में आई है। जो अ है वो कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, और ज और फ उर्दू भाषा से हिंदी में आए हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आने के कारण इन्हें आगत ध्वनिया कहा जाता है ना। विदेशी भाषा से ये हमारी भाषा में इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आगत ध्वनिया। ध्यान रखेंगे, आगत ध्वनिया कितनी है, 3। कौन कौन सी, अ, ज और फ। अब ज क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो आगत ध्वनिया है उनके नीचे क्या होता है, नुक्ता लगाया जाता है। ये जो बिंदु होता है इसको कहा जाता है नुक्ता, है ना। ज, इसको ज में कुछ नहीं होता है इसलिए हम ज पढ़ते हैं, लेकिन इसमें नुक्ता लग गया इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, ज। ऐसे ही ये फ है, और जब इसमें नुक्ता लग गया तो ये हो जाएगा फ। क्या हो जाएगा, फ। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। उष्म उष्म व्यंजन पढ़े हमने ऊपर, स्पर्श व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन पढ़े, आगत ध्वनिया पड़ी। अब क्या आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, हमने ऊपर देखे थे, क्ष, त्र, ञ और श। अब ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनको कैसे बनाया गया है, 2 वर्णों को जोड़कर ये बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श से मिलकर बना क्ष, त और र से मिलकर बना त्र, ज और य से मिलकर बना ज्ञ, और श और र से मिलकर बना श्र। क्या बना, श और र से श्र। ठीक है, फिर द्वित्व व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आएंगे, द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन जिनमें एक स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे, द्वित्व यानी 2 समान वर्ण जब मिलकर लिखे जाते हैं तो वहां द्वित्व व्यंजन का नाम उन्हें दिया जाता है। जैसे अ आधा म और फिर पूरा म, तो ये क्या हो गया, अम्मा। तो ये दोनों वर्ण समान है, लेकिन एक स्वर रहित है, जो ये म है ये कैसा है, स्वर रहित, और ये म है ये कैसा है, स्वर सहित। तो इसमें एक स्वर रहित वर्ण होता है, व्यंजन होता है, और एक स्वर सहित व्यंजन होता है। इन दोनों को मिलाकर जिस व्यंजन का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम, जो बना शब्द वह कैसे व्यंजनों से बना, द्वित्व व्यंजनों से, यानी 2 समान वर्णों के मेल से बना। जैसे बच्चा, लट्टू, मिट्टी, चक्का आदि। कौन से व्यंजन होंगे, ये द्वित्व व्यंजन। ठीक है, आगे आते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे इसे, संयुक्ताक्षर। 2 असमान व्यंजनों जिनमें एक स्वर सहित व एक स्वर रहित होता है
के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। है ना। दो अभी हमने पढ़ा था एक स्वर सहित एक स्वर रहित था, लेकिन कैसे थे, दो समान वर्ण थे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो असमान व्यंजन। कैसे व्यंजन, दो असमान, एक तो स्वर सहित और एक स्वर रहित। देखिए जैसे इसमें स्व छ, है ना, ये आधा है, ये कैसा है, स्वर रहित, और ये छ है, ये क्या है, स्वर सहित। और ये दोनों कैसे हैं, असमान है, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं, संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संयुक्ताक्षर। जैसे ये श स्वर रहित है और ये क स्वर सहित है, ऐसे ही च, आधा च जो है ये स्वर रहित है और यह है वह स्वर सहित है। तो दो असमान व्यंजन जिनमें एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो, इनके मेल से जो शब्द बनते हैं या जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। अब र के विभिन्न रूप, र के रूप कौन कौन से होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। र के रूप, विभिन्न रूप क्या, र का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है र का प्रयोग, जब र स्वर रहित होता है तो इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है ना। रेफ मतलब ऊपर, ये रेफ कहा जाता है इसको। जब यह स्वर रहित हो, है ना, जब आधा प्रयोग में आ रहा हो, इसमें बोलने में स्वर ना आ रहा हो, तो यह कहाँ होता, चला जाता है ऊपर। जैसे गर्व, धर्म, अर्थ, मर्म आदि, इन शब्दों में किसका प्रयोग हुआ है, रेफ का। रेफ का चिन्ह ये होता है, याद रखेंगे। और ये कैसा होता है, स्वर रहित होता है, इसलिए इसको मात्रा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर चढ़ाया जाता है। जब खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर सहित र हो, तब र उस व्यंजन के नीचे के रूप में प्रयोग होता है, जैसे प्रश्न, प्रथम, व्रत, नम्र आदि। जब खड़ी पाई वाले स्वर रहित, है ना, व्यंजन के बाद स्वर सहित र हो। खड़ी पाई वाला व्यंजन कैसा, स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर सहित व्यंजन के बाद क्या हो, ये र हो। अभी देखिए र कहाँ आया, प्र, हम क्या बोल रहे हैं, प्र। और तो आधा आ रहा है, ये स्वर रहित, और फिर आ रहा है र और फिर अ, तो हम इसको कहाँ लगाएंगे, हम प के नीचे, इस तरीके से प्र, ऐसा हो जाएगा। इसमें प क्या है, प्र, प आधा, फिर र और अ, तो क्या बना इससे, प्र, है ना। जैसे प्रश्न, प्रथम, व्रत, नम्र आदि, ध्यान रखेंगे। जब स्वर रहित होता है तो कहाँ चढ़ता है, ऊपर। लेकिन जब खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद, खड़ी पाई वाला व्यंजन जैसे म, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन है ना, खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र हो, है ना, प्र। अब र कहा कैसा है, स्वर सहित, म, तो इसमें यदि ये लगाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्र। तो क्या आ रहा है, म्र, तो आधा म और र आधा, और फिर अ आ रहा है, तो हम इसको कहाँ लगा देंगे, र फूटेगा वो हो यहाँ नीचे। इसका प्रयोग ऐसे। फिर ट वर्ग के नीचे गोल स्वर रहित व्यंजनों में र के रूप में होता है। जो गोल स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनके साथ जो र का प्रयोग होता है वह कैसे होता है, दो तरफ, ऐसा। खड़ी पाई वाले में जो खड़ी पाई हो उसमें एक तरफ होता है, लेकिन जो गोल व्यंजन है, वर्ण है, उनके नीचे दो तरफ से ऐसे होता है। ये र के प्रयोग, तीन प्रयोग जाने हमने, एक तो ऊपर लगता है, एक नीचे, एक सिंगल और दो नीचे होते हैं। ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थल, अब वर्णों का उच्चारण स्थल कैसा होता है, उच्चारण स्थल ध्वनि का नाम और वर्ण। ठीक। अब हमें ये भी जानना है कि हम जो अनाराम है या पूरी जो वर्णमाला है उसका उच्चारण हम कहाँ से कैसे करते हैं। अब कंठ से, उच्चारण स्थल कंठ से, तो ध्वनि का नाम क्या होगी, कंठ्य। क्या बोलेंगे हम इसे, कंठ्य। अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ङ, इन सब का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कंठ्य। क्या कहेंगे, कंठ्य। अब तालु से, तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसकी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तालव्य। क्या कहते हैं हम, तालव्य। तो ई, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श, इन सबको बोलने में क्या हो रहा है, हमारी जिह्वा तालु से स्पर्श कर रही, तालु को स्पर्श कर रही, इसलिए ये कैसे हैं, तालव्य। मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी यदि
बोलेंगे इन वर्णों को तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मूर्धा, है ना, मूर्धन्य, री और ट, ट, ट कैसे बोलना है, ठ। अभी हमने बोला था च, च में क्या हो रहा था, जिह्वा का ऊपर वाला भाग तालू से स्पर्श कर रहा था। हम ट बोल रहे हैं तो नीचे वाला भाग ऊपर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है, इन वर्णों के उच्चारण को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। इसकी ध्वनि का नाम क्या है, मूर्धन्य। अब आते हैं दंत, तो दंत को ध्वनि का नाम क्या देंगे, दंत्य। इसमें क्या होता है, हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, बोलिए। तो देखिए, जिह्वा ने स्पर्श किया किसको, दांतों को, थ, द, ध, न, ल और स। इसमें क्या हो रहा है, जिह्वा जो है दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे कौन सी ध्वनि कहेंगे, दंत्य। फिर ओष्ठ, ओष्ठ से जो उच्चारण स्थल है उसके ध्वनि का नाम है ओष्ठव्य, इसे क्या कहेंगे, ओष्ठ्य या ओष्ठव्य। तो उ, उ, प, फ, ब, भ, म। इसमें जो है प्राणवायु कहाँ से बाहर हो रही है, होठों को स्पर्श करते हुए, प, ह, इसमें स्पर्श हो रहा है होठों का, और प्राणवायु होठों को स्पर्श करने के बाद बाहर आ रही है, इसलिए ये कौन से है, ओष्ठ्य है। कौन से, ओष्ठ्य। दांत और ओठ दोनों को तो दंतोष्ठ्य कहेंगे, इसको दंतोष्ठ्य। कौन से, दंतोष्ठ्य। व, है ना, दांत हमारे कहाँ लग रहे हैं, हमारे ओठ पर लग रहे हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य। व एक अकेला ऐसा है जिसको बोलने में दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। अब कंठ और तालु दोनों को, तो ए और ऐ, ए और ऐ। इसमें जिह्वा क्या कर रही है, आवाज हमारे कंठ से भी आ रही है और हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श भी कर रही है, इसलिए कंठ और तालव्य दोनों है। और कंठ और ओष्ठ दोनों से, तो कंठोष्ठ्य, ओ, औ, ये कंठोष्ठ्य। ओ आवाज कहाँ से आ रही है, होठों के माध्यम से बाहर आ रही है ना, और कंठ से भी निकल रही है, इसलिए ये हो गए कंठोष्ठ्य। अब नासिका से, नासिक्य, नासिका से जो निकलेंगे उसकी ध्वनि का नाम होगा नासिक्य। ग, ये अम, ग, ञ, ण, न और म। ये नासिका से जो बाहर आवाज आ रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं नासिक्य। ठीक है, कौन कौन से, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतौष्ठ्य, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ्य और नासिक्य। अब आता है स्वर तंत्रियों के में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। जो स्वर तंत्रियां हैं उनके आधार पर, जब हम उसमें क्या कंपन हो रहा है उसके आधार पर वर्णों को बांटा है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, है ना। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा, दो में, क्या भाग, स्वघोष और अघोष। तो सघोष किसे कहेंगे, घोष के साथ, सघोष यानी घोष के साथ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। स्वर, अब सघोष वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन है ग, घ, ङ, च, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न। हम जब बोल रहे हैं तो घर्षण हो रहा है, कहाँ घर्षण हो रहा है, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। बोलकर देखेंगे तो समझ में आएगा, भ, म, य, र, ल, व, ह, ढ और ढ। तो इसे हम कहेंगे सघोष, है ना, जिसमें कंपन हो रहा है। कंपन होने के साथ क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये सघोष हुए। और अघोष किसे कहेंगे हम, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण क, ख, च, ट, प, ठ, त, थ, प, फ, श, श और स। ये कैसे हैं, अघोष। इसमें क्या हो रहा है, स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है नहीं, इसलिए इन्हें अघोष का। स्वर तंत्री किसे कहेंगे हम, स्वर तंत्री यानी हमारे जो तालु है उसके पीछे आपने देखा होगा, मुंह खोलकर आप कांच में देखेंगे एक भाग ऐसे लटका हुआ दिखता है, वह क्या है, स्वर तंत्री है ना। जब हम बोलते हैं तो उसमें उसमें घर्षण होता है, तो जिसमें घर्षण हो वो सघोष,
और जिनको बोलने में घर्षण ना हो वह अघोष। अब श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद। अभी क्या था, स्वर तंत्री के आधार पर कितने भेद थे, दो, सघोष और अघोष। अब श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे हम, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु लगे, कम प्रयत्न करना पड़े, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिनको उच्चारण करते समय क्या लगे, कम वायु लगे और कम प्रयत्न करना पड़े, उन्हें अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का, हमने पढ़े थे ऊपर वर्ग कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। इन वर्गों का प्रथम और तृतीय यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं अल्प प्राण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ट वर्ग का ये ट, ड और न। त वर्ग में त, द और ये न, ये कौन से है, पहला है, तीसरा है और पांचवा है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व, ये चारों भी, और ये 5 वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे वर्ण भी क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है ना। इनको बोलने में क्या होता है, कम वायु लगती है और कम प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब हम महाप्राण किसे कहेंगे, महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु लगे और अधिक प्रयत्न करना पड़े। अभी हमने अल्प प्राण में क्या किया था, कम वायु का प्रयोग हुआ था और कम समय भी लगा था और अधिक प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा था। लेकिन यहाँ उसका विपरीत होता है, जिसमें अधिक वायु लगे और अधिक प्रयत्न करना पड़े उनके उच्चारण में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे। सभी वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। कौन कौन से, अभी हमने अल्प प्राण में कौन से पढ़े थे, हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हमारे जो 5 वर्ग है, और उसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन, तो 5 वर्ग है, उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या था, अल्प प्राण था। लेकिन महाप्राण में अब कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का दूसरा ख और घ, ये क्या है, महाप्राण है। च वर्ग का छ और झ, ये भी महाप्राण। ट वर्ग का ड, ठ और ढ, ये भी क्या है, महाप्राण व्यंजन है। ऐसे ही त वर्ग और प वर्ग में भी थ, ध, फ और भ, ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है। इसके अतिरिक्त जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन से, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह और ये क्या है, चारों के चारों, ये भी महाप्राण व्यंजन है। इनको बोलने में भी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक, तो श्वास के प्रयोग के आधार पर, या फिर जो कहेंगे हम श्वास की मात्रा के आधार पर कितने पढ़े हमने, 2, कौन से, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण। और जो स्वर तंत्री है उसके अनुसार उच्चारण करने में 2 भेद, कौन से, सघोष और अघोष। अब आगे आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को तोड़ना या बांटना या उन्हें अलग अलग करना। ठीक है, तो किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई सा भी शब्द हो, उसमें आए हुए वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। सबसे पहला यहाँ दिया है उज्जवल, तो उ, ये उ पूरा, फिर आधा ज, पूरा ज, है ना, एक बार और आधा, दो है ज, और फिर व और अ, फिर ल और अ। तो ये जिसमें हलंत लगा है वो क्या है, आधे हैं, जिससे ल आधा और फिर इसमें अ मिल गया तो ये बन गया ल। अब ये क्या बना, उज्जवल। ऐसे ही प्रकृति, प्र किससे मिलके बना है, ये प्र, प, फिर र और अ, इनसे मिलके बना है प्र। कृ, क आधा और उसमें ऋषि की मात्रा, तो प्रकृति, ती में त और ई, तो प्रकृति हो गया, ऐसे ती। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद किया हमने किसका, उज्जवल और प्रकृति का। अब आता है विद्यार्थी, ऐसे ही विद्यार्थी का भी करेंगे। छोटी की मात्रा है तो व, और उसमें छोटी की मात्रा आधा द, फिर या, ये में आ की मात्रा या, और र, थ और बड़ी ई, तो क्या बन गया, विद्यार्थी। कक्षा का विच्छेद कैसे करेंगे हम, क आधा और अ, तो क बन गया। क्षा, तो आधा क, श और आ, तो बना क्षा, कक्षा। ऐसे ही श्रृंगार, तो श धन ऋषि, जब शकर के श के साथ आधे के साथ ऋषि मिलता है तो वो कैसा बनता है, ऐसा, श्र, ग, ग, आ, श्रृंगार और र, श्रृंगार।
त्रिशूल में आधा त र और छोटी ई तो त्रि। शु श और बड़ा उ तो शु, और ल में आधा ल और अ तो ल, त्रिशूल। ठीक है, ये हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद। अब आता है वर्ण संयोग। जैसे हमने वर्णों को अलग अलग बांटा, ऐसे ही यदि हमें अलग अलग वर्ण दिए जाए तो हमको उन्हें क्या करना है, जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ दिया है अ, फ, ई, स और अ, तो अ और फ, और उसमें छोटी ई तो ऑफी, और ये स, ऑफिस। ऐसे ही अम और आधा त और तो अंत, और त आधा और अह तो अंततः। त्राण में त आधा र आधा और तो त्राण। ण के लिए ण आधा और तो इससे मिलके बना त्राण। ऐसे ही क आधा और ऋषि, श आधा ण आधा और तो कृष्ण, क्या बना, कृष्ण। ठीक है, हमने वर्ण विच्छेद भी समझा, वर्ण संयोग भी समझा। अब पूरे पाठ में हमने क्या क्या देखा उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है ना। वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। और अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ को छोड़कर सब स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। स्वरों के प्रमुख तीन भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन। स्पर्श ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ऐसे ही व्यंजनों के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, दो। कौन कौन से, सघोष और अघोष वर्ण। अभी हमने पढ़ा था सघोष मतलब जिसमें जो स्वर तंत्री होती है, उसमें जब हम बोलते हैं तब वायु कैसे उससे घर्षण करके बाहर आती है, इसलिए उसे सघोष, घोष के साथ। और अघोष जिसमें जो स्वर तंत्री होती है उसको, उसमें ज्यादा घर्षण नहीं होता है, घर्षण के बिना मुख से आवाज निकल जाती है, इसलिए उसे अघोष। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर दो, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, बोलने में कम समय लगता है और कम मेहनत करना पड़ती है, और महाप्राण को बोलने में या उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द में आए सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। मैंने जैसे आपको इस वीडियो में बुक को पढ़ाया है, आपको एक बार फिर से बुक को, पूरे लेसन को ठीक तरीके से पढ़ना है। आप खुद जब तक नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, कहाँ अनुनासिक का, कहाँ पूर्ण विराम का, कहाँ अल्प विराम का, इन सारे चिन्हों के प्रयोग के साथ हमको बुक हमेशा, हर लेसन के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको बुक पढ़ना है। बुक पढ़ेंगे तभी आपकी हिंदी जो उच्चारण की क्षमता है वह शुद्ध होती जाएगी और आप बहुत ही जल्दी जल्दी हिंदी पढ़ना सीख लेंगे। आगे इसमें दिया है अभ्यास माला। अभ्यास में, ये अभ्यास की आपके पास क्या आती है, पीडीएफ आती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पीडीएफ में आपको केवल और केवल क्या मिले हैं, उत्तर मिले हैं। पीडीएफ में आपको क्या दिया है, केवल उत्तर। आपको प्रश्न कहाँ से लिखना है, आपको प्रश्न बुक से लिखना है। आप बुक में देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, आप केवल पीडीएफ से कॉपी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बुक में से प्रश्न उतारना है और फिर पीडीएफ में से उत्तर। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने भेद होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, दो भेद होते हैं। और ट और आधा ट, आधा र और ए, और न और तो इससे मिलकर क्या बना, ट्रेन। क्या बना, ट्रेन। महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण यानी अल्प प्राण और महाप्राण कौन से, अल्प प्राण में क्या होता है, कम समय लगता है, और महाप्राण में अधिक समय लगता है ना। तो कौन कौन से होंगे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ये होंगे श, श, स और ह। हमने पढ़ा था महाप्राण व्यंजन, अभी ऊपर देखा था हमने। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ महाप्राण में, महाप्राण में जो वर्ण है, जो वर्ग है, उसका कौन कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके अतिरिक्त कौन से, ऊष्म व्यंजन, है ना। दूसरा और चौथा वर्ण और इसके अतिरिक्त कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सारे। तो ऊष्म व्यंजन ये श, श, स और ह, ये सब क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। अब निम्न में से सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण यानी जिसमें अधिक जो
हमारी स्वर तंत्रिका होती है उससे घर्षण होते हुए आवाज बाहर आए, वो क्या होगा? सघोष। तो सघोष भी हमने यहाँ पढ़ा था, एक बार फिर आपको बता देती हूँ। देखिए सघोष, सघोष में क्या थे? अ आ ई उ है ना, ये स्वर है। और व्यंजन कौन से? ग घ ग, ये सब क्या है? सघोष है। तो हमें यहाँ देखना है सघोष कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर पता लगाइए। अब आपने ऊपर देखा है, यहाँ क्या आएगा? निम्न में से सघोष वर्ण कौन से हैं? तो क ख ये क्या है? प फ ये है नहीं, द ध नहीं, कौन से आएंगे? क और ख। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं आपको उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ प्रश्न देखकर आप खुद से रफ में लिखने की कोशिश करें। अब आप जब लिखना सीख जाते हैं उसके बाद आप सारा पीडीएफ से जरूर चेक करें कि आपने सही लिखा है या गलत। यदि सही है तो आप एज इट इज उतार लें, और नहीं तो आप पीडीएफ की सहायता लें और उसमें करेक्शन करें। बट कोशिश आपको करना है, क्योंकि अब आप क्लास 8th में आ गए हैं और आपको खुद से कुछ करना सीखना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना, हमने पढ़े थे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, यह भी ऊपर पड़ा था। स्वरों के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? र का प्रयोग रेफ के रूप में कब कब करते हैं, है ना, और कैसे करते हैं? जैसे हमने ये खड़ी पाई वाले के साथ ऐसा होता है, गोल वर्ण के साथ ऐसा होता है, और स्वर रहित के साथ कैसा होता है? ऊपर। तो ये हमने सब कुछ ऊपर पढ़ा था। इसका उत्तर आपको खुद से कोशिश करना है और फिर पीडीएफ से चेक करना है। आगे देखिए, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद भी आपको करना है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो प्रदर्शनी का कैसे हो जाएगा? आधा प, है ना, फिर क्या हो जाएगा? आधा र और अ। प्र द, द के लिए आधा द और फिर अ। प्र द, फिर आधा र आ रहा है। फिर श के लिए आधा श और अ। और नी के लिए आधा न और बड़ी ई। तो ये क्या हो गया? प्रदर्शनी। ऐसे आपको इन सबके अपने बुक में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, बुक फिल जरूर करें। जब भी आपको चेक करने के लिए बुलाई जाएगी कॉपी, तो आपको बुक भी लाना रहेगी। दी गई ध्वनियां जिस उच्चारण स्थल की है उसके आधार पर इन ध्वनियों के नाम लिखिए, है ना। कौन कौन से उच्चारण स्थल की है ये ध्वनियां, ये आपको देखना है। आप इसका पता कैसे लगाएंगे? आपने पाठ पढ़ा है, और यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप एक बार फिर से वीडियो भी देखें और पाठ को पढ़ें, तो समझ में आ जाएगा कि इनके उच्चारण की ध्वनियां कौन सी है ना। जैसे क ख ग घ, कहाँ से आवाज आ रही है? कंठ से। तो ये क्या हुए? कंठव्य हुए ना। ऐसे ही च छ ज झ, ये क्या हुए? बताइए, ये तालव्य हुए। और ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य हुए। तो आपको बुक में से देखकर और आपको ये ऊपर से पाठ में से देखकर यहाँ पर फिल करना है। अब आता है वर्ण संयोग। यहाँ पर वर्ण अलग अलग दिए हैं और आपको इनको इकट्ठा करना है। जैसे म आधा और ए, तो ये क्या बना? में। ए नहीं है, वो आए है, इसलिए म के ऊपर दो मात्राएं मय, और द आधा और आ तो मैदा, और न और अ को मिलाया तो न, क्या बन गया? मैदान। ऐसे ही र और अ और, तो क्या बना? र। फिर क श और अ, तो बना क्ष, और क और अ को मिलकर बना क, तो रक्षक। ऐसे ही आपको ये तीन भी अपनी बुक में खुद से फिल करना है। ठीक है, ये सारी बुक आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जब पीडीएफ यदि आती है तो आप उसे चेक करें और फिर अपनी कॉपी में नोट करें।